राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा राय फुले की 194वीं जयंती है और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की इकाई के तहत आज हम ये जयंती जूम वेबिनार के माध्यम से मना रहे हैं। मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम का विधि रूप से दिशा निर्देश देने के लिए मैं आग्रह करता हूं हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय धर्म विकास भारती जी वो आए और आज की वेबिनार में दिशा निर्देश जारी करें। संचालक जी अपने संप्रिय कमलेश जी से लेना है। अच्छा सर नहीं जोड़े जी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी न जोड़ने के कारण मैं हमारे प्रांत के प्रांतीय संयोजक माननीय संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी से आग्रह करता हूं कि आज की वेबिनार की दिशा निर्देश जारी करें। माननीय कमलेश बौद्ध जी। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जी जय भीम। महात्मा ज्योतिबा जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है, लेकिन कोविड के चलते फिजिकली रूप से जयंती मनाया जाना संभव नहीं है। तो उसी क्रम में आज हमने जूम पर मीटिंग रखी है। तो सबसे पहले मैं सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए आज की इस जूम वेबिनार में उपस्थित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, संचालन कर रहे माननीय NS भारती साहब और माननीय आचार्य जी मुकेश बौद्ध जी और सभी सम्मानित साथियों, आज सभी को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं और सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। तो जैसा आपको सबको पता है साथियों कि आज महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती है और जयंती पूरे भारत में बड़े पैमाने पर मनाई जानी थी, फिजिकली रूप से मनाई जानी थी, लेकिन कोविड के चलते पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन की स्थिति में हमें जयंती घर घर महापुरुषों को याद करना है, परिवार के साथ याद करना है। लेकिन इसी क्रम में माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब और हमारी चर्चा हुई कि कैसे जुड़े, कैसे फिर उसी कड़ी में आज जूम पर मीटिंग रखी गई और जूम पर जयंती मनाने का निर्णय लिया गया। तो आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व और महापुरुष की जयंती है जिनको बाबा साहब भी अपना गुरु मानते थे और उनके ज्ञान से आज पूरा शोषित वंचित वर्ग जो है शिक्षित हुआ है। तो ऐसे सभी महामानव में महात्मा ज्योतिबा फुले हैं और उनकी जयंती आज हम मना रहे हैं। तो माननीय NS भारती साहब से ये कहना है कि आप विधिवत संचालन करें और जो आज के अतिथि हैं उनको क्रम से अपनी बात रखने का मौका दें। माननीय NS भारती साहब,
जय भीम, नमो बुद्धाय। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संयोजक जी। माननीय अध्यक्ष जी के राजेश पटेल निर्देशन साहब के जुड़ बाद गए हैं। जैसा मैंने हेलो माननीय एनएस भारती साहब संचालक महोदय जी से सूचित किया जा रहा है कि राजन पटेल साहब जुड़ गए हैं शायद। जी 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 जी। तो मैं कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करते हुए जैसा निर्देश प्राप्त हुआ है अध्यक्ष जी मैं से। भी जुड़ गया हूँ, राजू भारती में नाम चेंज कर रहा हूँ। जी 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 जी। और आज के इस वेबिनार में मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय आचार्य परम सम्माननीय इंजीनियर किशोर बोध जी भी जुड़े हुए हैं और उनको मैं नमन करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को नमन करता हूँ और आज जिनकी जयंती मना रहे हम, महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करता हूँ, तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ। और जैसा निर्देश प्राप्त हुआ है, बिना किसी भूमिका के मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में सागर संभाग से प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य माननीय राजेश अहिरवार जी, यदि वो जुड़े हों तो अपना माइक अनम्यूट करें और आज के इस अवसर पर अपनी बात रखें। माननीय राजेश अहिरवार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। माननीय राजेश जी जुड़ रहे हैं, तब तक मैं एक विशेष बात कहना चाहूंगा। निर्देश के अनुसार जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सभी सदस्य आज की इस वेबिनार में विशिष्ट अतिथि हैं और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र पटेल साहब हैं, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश संयोजक माननीय कमलेश बौद्ध जी कर रहे हैं। तो मैं प्रदेश सदस्य के रूप में राजेश बौद्ध जी उनको आमंत्रित करता हूं, यदि वो जुड़े हों तो आए और आज के इस वेबिनार में अपनी बात रखें। माननीय राजेश बौद्ध जी। शायद राजेश बोध जी नहीं है, भारती जी। जी जी जी। अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रदेश कार्यकारिणी के ही सदस्य माननीय RN बौद्ध साहब, जो ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, वो आए और आज की वेबिनार में अपनी बात रखें। माननीय RN बौद्ध साहब। लगता है RN बौद्ध साहब जी भी कनेक्ट नहीं है जूम पे। संचालक जी, एक राजू भारती जी का जी 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 गाना कर दीजिए। क्योंकि ये अभी ये हमारे साथीगण नहीं जुड़े हैं, मैं प्रदेश के जो सांस्कृतिक विंग है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की, उसके अध्यक्ष जो है हमारे गायक कलाकार, मिशनरी गायक कलाकार माननीय राजू भारती जी से आग्रह करता हूं कि आप ही प्रारंभ में अपनी बात रखें और आए अपनी बात। माननीय राजू भारती जी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी साथियों को मान्यवर। चलो बाद में बात करते हैं, अभी मीटिंग पे आइए आप। सम्मानित साथियों, सभी जूम मीटिंग से जुड़े राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आज मध्य प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आज राष्ट्रपिता, शिक्षा के जनक, नारियों के मुक्तिदाता और हम सबको सदियों की गुलामी से आज़ाद कराने वाले, मानसिक गुलामी से आज़ाद कराने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले साहब के चरणों में तिरबार बंदन साथे और आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इस वेबिनार के माध्यम से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो पहल है पूरे देश में जन जागृति के लिए, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और जो विचार हमारे महापुरुषों का है उसे जनमानस तक पहुंचाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आज पूरे हम एक दूसरे से जुड़ पाए हैं, ऐसे सभी साथियों को मैं ज्योतिबा फुले साहब की जयंती की और आगामी परम पूज्य बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभेच्छा के साथ आपको बहुत बहुत क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय कहता हूँ। सम्मानित साथियों, आज वेबिनार के माध्यम से
हम ज्योतिबा फूले साहब की जयंती मनाने का कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म और एक ऐसा विचार का मंच है जहाँ पे सिर्फ जयंती मनाने के लिए अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूपबत्ती लगाना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने कुछ मापदंड तय किए हैं पूरे देश में, जिसे जाना जा रहा है कि एक मिशन के रूप में, एक सच्चे और अच्छे मिशन के रूप में जो कार्य कर रही है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व विधायक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब बौद्ध जी के नेतृत्व में, और हमारे इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय आचार्य माननीय किशोर साहब किशोर बौद्ध जी के नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे जो सम्यक जीवी हैं उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि आज जूम मीटिंग के माध्यम से कि जितने ज्यादा सम्यक जीवी बनेंगे उतना ज्यादा हमारा ये संघ आगे बढ़ेगा। सम्मानित साथियों, मैं कोई भूमिका नहीं निभाना चाहता। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक महोदय जी को त्रिवार उनको जय भीम नमो बुद्धाय कहते हुए, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी को, हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी को, हमारे सम्यक जी को, और हमारे मध्य प्रदेश का बहुत ही अच्छा नेतृत्व कर रहे और बहुत अच्छे से पूरी सूझबूझ के साथ नौजवानों में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का और ज्योतिबा फूले साहब की जयंती मनाने का एक बेहतरीन उन्होंने जो विचार का मंच बनाया है। घर घर पे एक एक फोटो बांट रहे हैं सीहोर में और पूरे जिलों में उन्होंने जो फरमान जारी किया है, ये बहुत अच्छा एक मूवमेंट है कि आप हमें अगर लॉकडाउन की आड़ में अगर हमें अपना विचार रखने से रोकेंगे तो हम घर घर में जो है फूले और अम्बेडकर के विचारों को पहुंचाने के लिए उनका विचार संगोष्ठी करेंगे। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो कार्यक्रम है वो विचार संगोष्ठी का सबसे ज्यादा होता है। विचारों का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। खैर, मैं अपने आदान प्रदान विचारों का आदान प्रदान में गीत के माध्यम से करता आया हूँ और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे बीच में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र पटेल साहब अगर नहीं जुड़े हैं तो मैं माननीय बादल साहब से मैं निवेदन करूंगा उनसे थोड़ा सा देख लीजिए कुछ परेशानी आ रही हो, क्योंकि वो दूसरी बार इस मीटिंग से जुड़ रहे हैं। जूम मीटिंग का थोड़ा ज्यादा आइडिया नहीं है, तो सभी को आपको सुनना। मैं एक गीत के माध्यम से ज्योतिबा फूले साहब के चरणों में एक श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूँ। एक गीत आपके बीच में। के ज्ञान की ज्योति यहाँ ज्योतिबा जलाए, ज्ञान की ज्योति यहाँ ज्योतिबा जलाए हैं, ज्ञान की देवी सावित्री को पढ़ाए हैं। वर्णवादी व्यवस्था में फंसी थी नारी, वर्णवादी व्यवस्था में फंसी थी नारी, धर्म के नाम पे बहनों ने दुख सहा भारी, नारी अबला अनाथ बेचारी, फूले ही न्याय की आवाज को उठाए हैं, ज्ञान की देवी सावित्री को पढ़ाए हैं, कि सत्य शोधक समाज आपने बनाया था, सत्य शोधक समाज आपने बनाया है, नारी को ढोंग रूढ़िवाद से बचाया है, आत्मनिर्भर मेरी बहनों को बनाया है, आत्मनिर्भर मेरी बहनों को बनाया है, शूद्र और नारी को आजाद जो
कराए हैं। ज्ञान की देवी सावित्री को पढ़ाए हैं। ज्ञान की ज्योति यहाँ ज्योतिबा जलाए हैं। तुमने तोड़ा है मनुवाद के जाति का किला। तुमने तोड़ा है मनुवाद के जाति का किला। नारी को तेरी बदौलत ही सम्मान मिला। तुमने तोड़ा है मनुवाद के जाति का किला। नारी को तेरी बदौलत ही सम्मान मिला। नारी अब देश चला सकती है प्रदेश जिला। तेरे सम्मान में राजू कलम चलाए हैं। ज्ञान की ज्योति यहाँ ज्योतिबा जलाए हैं। ज्ञान की देवी सावित्री को पढ़ाए हैं। ज्ञान की ज्योति यहाँ ज्योतिबा जलाए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात रखने का आपने अवसर दिया। संचालक महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कार्यक्रम का संचालन कर रहे वेबिनार का बहुत बहुत साधुवाद माननीय राजीव भारती जी। आपने बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया। ज्योतिबा ने ज्ञान की ज्योति जलाई है और ज्योतिबा जी के साथ में माता सावित्री बाई का नाम आना भी, बिना उनके नाम के इनका नाम भी अधूरा है। बहुत अच्छी बात बताई। अगले क्रम में मैं प्रदेश कार्यकारिणी के सह संयोजक माननीय बालाराम सिसोदिया जी यदि इस वेबिनार में जुड़े हों तो उनसे आग्रह करता हूं कि आज के इस मौके पर इस वेबिनार में अपनी बात रखें। मान्यवर बालाराम सिसोदिया जी आए और अपनी बात रखें। नहीं है, आगे बढ़ाइए। नहीं है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र पटेल साहब, नहीं वरिष्ठ सर, समाज। अभी पहले केपी जायसवाल साहब, आपने लिस्ट नहीं देखी, मैंने भेजी। नहीं, लिस्ट इसमें नहीं आई सर, व्हाट्सएप पे भेजी मैंने आपको। कोई बात नहीं। अच्छा। केपी जायसवाल साहब, केपी जायसवाल। मैं माननीय केपी जायसवाल साहब से अनुरोध करता हूं कि बालाराम सिसोदिया जी नहीं है तो आपसे अनुरोध है कि आप आज के इसमें वेबिनार में अपनी बात रखें। माननीय केपी जायसवाल साहब। जी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सर रखिए, बात रखिए, आपकी आवाज आ रही है सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, इस वेबिनार में शामिल। सर कैमरा सेट कर लीजिए, आपका चेहरा कट रहा है। जी सर, कैमरा सही सेट कर लीजिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। और करिए, और सही करिए। अब ठीक है, अब ठीक। सॉरी सर जी। सभी उपस्थित आरबीएम के प्रदेश के पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण, सभी जिला एवं तहसील स्तर के पदाधिकारीगण, आप सभी को आज के इस पावन मौके की ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि
महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म आज के ही दिन महाराष्ट्र में हुआ था और महात्मा जी कहा करते थे कि समस्त प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में श्रेष्ठ नारी है। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि हमें मनुष्य होने के नाते नारियों का सम्मान करना है और उनको भी बराबर की सहभागिता लेकर के इस देश के निर्माण में, इस देश के सहयोग में, बहुजन समाज के हित में बहुजन समाज को जगाने के लिए ज्योतिराव फूले जी के आंदोलन को सफल बनाने के लिए कार्य करना है। साथ ही महात्मा जी कहा करते थे कि स्वार्थ के कारण कभी कभी कई भ्रांतियां आ जाती हैं, कभी वह समाज के रूप में, कभी जाति के रूप में, धर्म के रूप में। अतः हमें निस्वार्थ होकर के कार्य करना है, तभी ज्योतिराव फूले जी का कारवां आगे बढ़ेगा। साथियों, भारत में अनेक महापुरुष जन्म लिए बहुजन समाज में और सभी ने अपने अपने स्तर पर कार्य किया, लेकिन महात्मा जी ने जो कार्य शिक्षा के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से किया, वह अपने आप में एक अलग है, अतुलनीय है, अनुकरणीय है। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सर्वप्रथम माता सावित्रीबाई फुले का जो सहयोग किया, जिनके माध्यम से संपूर्ण नारी जगत का, भारत का पूरा इतिहास ही चेंज हो गया, जिनके माध्यम से कुरीतियां थी वो समाप्त हो गई और आज हम देखते हैं कि हमारे चाहे शीर्ष का पद हो, संसद का पद हो, जहां भी देखें महिलाओं बराबर भागीदारी है, वो कहीं न कहीं महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले की देन है। साथियों, हमारे सभी प्रबुद्ध साथी इस वेबिनार में जुड़े हैं, सबने अपने अपने स्तर से महात्मा जी के बारे में बात कही और यह वेबिनार निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के महान जन्म उत्सव के बारे में भी आयोजित है। साथियों, हम लोग भी अपने स्तर से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में एक बृहद कार्यक्रम करने वाले थे आगामी 18 अप्रैल को, लेकिन कोविड-19 के कारण हमें यहाँ पर प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं मिल पाई। उसकी कई बैठकें भी आयोजित हो चुकी थी। हमारे प्रदेश के प्रभारी रीवा शहडोल संभाग के आदरणीय रवि बौद्ध साहब सतना भी उस मीटिंग में शिरकत किए थे, जो कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। नवयुवक दल बहुत ही उत्साहित था, लेकिन खेद का विषय है कि जब ही बाबा साहब का जन्मोत्सव हम लोग मनाने की तैयारी करते हैं, चाहे वो पिछले साल की बात हो, चाहे वर्तमान समय की बात हो, निश्चित ही कहीं न कहीं सोची समझी रणनीति के तहत हम लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे उत्साहित साथी स्थिति चाहे जो बने, जिस तरह से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का यह प्रयास चल रहा है पूरे देश के लिए, वेबिनार के माध्यम से ही हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। छोटे छोटे स्तर पर हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, लेकिन निश्चित मनाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे। साथियों, यही पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा मुझे आज इस पावन अवसर पर
दो शब्द कहने का अवसर मिला। मैं हमेशा आप सभी का आभारी रहूंगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कमलेश बौद्ध साहब ने यह आयोजन प्रदेश स्तर पर किया, उनका भी मैं बहुत से हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय ज्योतिबा, जय फूले। संचालक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। संचालक जी की आवाज नहीं आ रही। जब तक मैं सतना से एडवोकेट नंद कुमार कुशवाहा जी से अनुरोध करता हूं कि भाई अपना उद्बोधन रखें। माननीय नंद किशोर कुशवाहा जी, अपने माइक को अनम्यूट करें सर। जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया। कुशवाहा जी, अपनी बात। आवाज आ रही सर? जी, आ रही है। हाँ, आज की राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश स्तर की वेबिनार में अपनी बात रखने के पूर्व तथागत बुद्ध से लेकर मानवर कांसीराम तक के जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, आज जिनका जन्मदिन है, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब को सत सत नमन करते हुए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को नमन करते हुए, कार्यवाहक अध्यक्ष सम्माननीय बादल साहब को नमन करते हुए, प्रदेश संयोजक महोदय को नमन करते हुए, व राष्ट्रीय आचार्य जी को नमन करते हुए, व प्रदेश के इस जूम मीटिंग में आज जुड़े हुए सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, बड़े खुशी की बात है कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन हम लोग तो फिजिकल बैठक के माध्यम से मनाने के लिए संकल्पित थे, करने ही वाले थे। हम लोगों ने अपने सतना जिले में 2 अप्रैल से ही इसकी शुरुआत कर दी थी, रामनगर से, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि शासन की वजह से आदेश निर्देश मुताबिक नहीं कर सके। पर हमें जो मौका राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से प्रदेश के सभी साथियों से जुड़कर करने का मौका मिला, तो इस पर मैं महात्मा ज्योतिबा फुले को आज जन्म जयंती के मौके पर इस बात की का मैं साधुवाद ज्ञापित करूंगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो दलितों और शूद्रों को जो सामाजिक परंपराओं की व्यवस्था मुताबिक जो शिक्षा के द्वार बंद कर दिए गए थे, उसको खोलने के लिए उन्होंने जो शुरुआत किया और उसके लिए उन्होंने जो संकल्प लिया, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों अपने पिताजी के द्वारा उस व्यवस्था को रोकने का विरोध किया, फिर विभिन्न परिस्थितियां निर्मित हुई, उनको शिक्षा के द्वार बंद करने के लिए, उनको जान से मारने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं जो जिस व्यवस्था को रोकने वाले लोग थे उन्होंने किया, उसको उन्होंने किसी भी सूरत में उन्होंने नहीं रोका। यहाँ तक कि जब उनको मारने के लिए कुछ गुंडों को जब भेजा गया था, तो उन्होंने माता सावित्री से इस बात को कहा था कि सावित्री, ये लोग मुझे चाहे भले मार डालें, लेकिन तुम शूद्रों और अति शूद्रों और महिलाओं को पढ़ाने का काम बंद न करना। तो उनकी इस विचार से प्रभावित होकर के जो लोग उनको मारने आए थे, उन्होंने भी उनकी बात को समझा और उन्होंने सोचा कि हमें भी इस काम को करना चाहिए। हालांकि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जितने भी उनकी बात कहा जाए शोषित समाज के लिए बहुत ही उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं,
जो आज भी हम लोग करने में अक्षम साबित हो रहे हैं। यदि हम महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म जयंती मनाते हैं तो हमें उनके विचारों पर चलने के लिए कुछ न कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा, तभी बहुजन समाज का भला होगा। तथागत बुद्ध ने जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया, मानव कांसी राम जी ने बहुजन समाज को जो नारा दिया, तभी महापुरुषों के विचारधारा को साकार करेंगे। मुझे बोलने के लिए अवसर दिया गया राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, मैं ऐसे मौके पर मैं साधुवाद दूंगा। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। संचालक जी आगे बढ़ो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संचालक जी की आवाज नहीं आ रही। जब तक मैं हमारे एक साथी हैं, सबसे परिचित साथी हैं, उनसे अनुरोध करता हूं, सराफत भारती जी आप अपने माइक को अनम्यूट करें और ज्योतिबा फुले जी की जयंती के संबंध में आप अपना संक्षिप्त में अपना बात रखें अपनी। सराफत रसूल जी, सराफत भारती जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया, बोलिए। सराफत जी अपनी बात रखिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज तो आ रही है सर। सराफत जी आप सराफत जी अपनी की बात रखिए। सराफत रसूल जी आपका माइक खुला है, आप अपनी बात रखिए। चलो, किसी कारण से नहीं रख पा रहे हैं, तो अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पटेल साहब से अनुरोध करता हूं कि आपने माइक को अनम्यूट करें और अपने आज के विशेष मुख्य अतिथि के तौर पर उद्बोधन रखें। माननीय पटेल साहब। जी सर, आपका माइक अनम्यूट हो गया, अपनी बात रखें। आवाज नहीं आ रही सर आपकी आवाज। म्यूट कर लीजिए, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। माइक तो आपका अनम्यूट हो चुका है, आप अपनी बात रखें। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर, जब तक कोई महिला साथी यदि जुड़े हो तो उनको भी अवसर मिल जाए सर। सब जब तक सेट कर दे रहे हैं माइक, ऐसा निवेदन था सर। जी जी जी, अगर आपके संपर्क में कोई जुड़ी हो तो आप उन्हें रखो। जो भी हमारे सम्मानीय महिला सदस्य इस वेबिनार में जुड़े हैं वह अपनी बात को रख सकते हैं। अपने पार्टिसिपेट ऑप्शन से हैंड्स अप कर दीजिए ताकि हम आपको अवसर दे सकें। पटेल साहब, आपका वो निकाल लीजिए ईयरफोन, हो सकता है उसकी वजह से दिक्कत आ रही हो, ईयरफोन की वजह से दिक्कत हो। बगैर ईयरफोन की रखिए, ईयरफोन हटाकर बगैर ईयरफोन की अपनी बात रखिए। नहीं आ रही सर आपकी आवाज।
जी ठीक है, ठीक है। जब तक रेडमी नहीं नोट करते हैं, हम हमारे ग्वालियर संभागीय प्रभारी माननीय BL कदम साहब को अनुरोध करते हैं कि आप अपनी संक्षिप्त में बात रखें। संसार की मानव जाति को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की शिक्षा देने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध संविधान माता परम पूज्य बाबा साहब शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले जनक छत्रपति साहू जी महाराज, समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महामानवों को अभिवादन करते हुए आज के वेबिनार में उपस्थित माननीय राष्ट्रीय आचार्य जी, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिराव फुले जी की जयंती का दिन है। इस मौके पर मैं उनके पारिवारिक बैकग्राउंड से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। इनके परदादा गोरे जिले के कटघन गांव के निवासी थे। उनके पुत्र सोतीबा थे। सोतीबा अपने पिताजी के साथ सतारा में आके बस गए थे। उनका फूलों का व्यवसाय था। सोतीबा के 3 पुत्र थे। जो बड़े थे रानो जी, और दूसरे का नाम कृष्णा, और तीसरे का नाम गोविंदराव फुले। गोविंदराव फुले की पत्नी का नाम चिमनाबाई था। गोविंदराव फुले के 2 पुत्र थे। बड़े जो है वो राजाराम थे और छोटे ज्योतिबाराव फुले थे। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में सतारा में हुआ। इनका फूलों का व्यवसाय था। फूलों का व्यवसाय होने के कारण ये फुले के नाम से प्रसिद्ध हो गए। फूलों का काम करते करते ये जो है फुले नाम इनका पड़ गया और ये अपने नाम के सामने फुले लिखना शुरू कर दिया। साथियों, छोटी सी उम्र में जब ये 9 माह के थे, इनकी माँ का देहांत हो गया। माँ का देहांत हो जाने के बाद ये जो है काफी संघर्ष किया और इनको एक स्कूल में, अंग्रेजी शासन था, स्कूल में भर्ती कर दिया गया पढ़ने के लिए। लेकिन भाभी इनकी शूद्र होने की वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया गया। जब ये निकाल दिया गया तो ये काफी समय के बाद फिर जो है गफ्फार शेख मुंशी ने जब इनके पिताजी को समझाया कि नहीं, इनको पढ़ना है, इनको पढ़ाइए आप, और फिर एक क्रिश्चियन स्कूल में ले गए, वहां उनका दाखिला करवाया और उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। साथियों, कई ऐसे समय आए जब इनको वहां बेइज्जत होना पड़ा। एक बार ये अपने दोस्त मित्र की शादी में गए, तब इनको बेइज्जत होकर वहां से भागना पड़ा। कई बार इन्होंने, इनकी शादी 13 वर्ष की आयु में 9 वर्ष की माता सावित्रीबाई फुले से हो गई। इन्होंने घर पे आकर माता सावित्रीबाई फुले को खुद पढ़ाया और उसको ऐसा बनाया कि वो लोगों को पढ़ा सकती है। इसलिए सारे देश की महिलाएं
के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर रहा कि माता सावित्रीबाई शायद न होती तो हमारे देश में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त नहीं होती। उनका साथ देने वाली माता फातिमा शेख, जिन्होंने उनका साथ में साथ दिया और उनके साथ में जो है कंधा से कंधा मिलाकर बच्चों के लिए पढ़ाने का काम किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सन 1848 में 18 विद्यालयों की स्थापना की, जिनमें सबसे पहले जो है सताराम उन्होंने जो बच्चों के लिए स्कूल खोला, उसमें जो है सावित्रीबाई फुले को जो है शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया। जब माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो ये सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से मनुवादी लोग, किस प्रकार से जातिवादी लोग उन पे कीचड़ पत्थर आदि जो है फेंका करते थे, इस प्रकार से उनका अपमान किया करते थे। वो अपने थैले में रख के ले जाया करती थी और जब जाकर जो है वो बदल कर उसको पढ़ाती थी और लौट के आती थी, फिर भी साड़ी को लोग बाग अपशब्दी कहा करते थे। तो ये जो माता सावित्रीबाई फुले का भी उतना ही योगदान है जितना जो है महात्मा ज्योतिबा फुले का है। कई बार ऐसे मौके आए कि उनके पिताजी को गांव के लोगों ने भला बुरा कहा कि आपका बहू और आपका बेटा जो है धर्म के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं और धर्म को जो है हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है कि कोई भी शूद्र समाज का बालक शिक्षा ले या कोई पढ़ाने का काम करे या महिलाएं शिक्षा ग्रहण करे, ऐसा शूद्र हिंदू धर्म के शास्त्रों में नहीं है। तो काफी जमकर उनका विरोध किया, जहाँ तक कि उनको मारने की धमकी दी गई। तो इस कारण से गोविंदराव फुले ने इनको जो है घर से निकाल दिया। साथियों, घर से भी निकाल दिया गया, ये जो है अपना वही रहने लगे बाहर जाकर और अपना शिक्षा का काम इन्होंने कभी बंद नहीं किया। साथियों, कई बार इनको जानलेवा हमला भी इन पे हुआ, लेकिन जो लोग जानलेवा हमले करने वाले थे वो हमारे ही लोग थे, जिनको पैसा देकर जो है ज्योतिबा फुले को मरवाने की कई बार साजिश भी की गई। साथियों, ऐसा मैं ये जो मौका है इस पे जो है अपनी बात रख रहा हूँ कि हमारे समाज में जब तक ऐसे लोग और पैदा नहीं होंगे, महात्मा फुले जैसे लोग पैदा नहीं होंगे, सावित्रीबाई फुले जैसी माताएं सामने नहीं आएंगी, जब तक ये समाज का जो है समाज को दिशा देने का काम नहीं करेंगे, जब तक जो है काम नहीं आगे बढ़ेगा। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज की स्थापना में उनके कई ऐसे उद्देश्य थे कि ईश्वर की जो है कि मनुष्य की गुण उसकी श्रेष्ठता प्रमाणित करता है। मनुष्य का जो गुण होता है वो उसकी श्रेष्ठता प्रमाणित करता है। कोई ऊंची जात में रहने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता। कई धर्म ग्रंथ ईश्वर के रचित नहीं है, ये प्रमाणित है कि कोई भी धर्म ग्रंथ जो है ईश्वर ने जो है रचे नहीं है। पुराण धर्म, कर्मकांड, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच स्वर्ग नरक, इसका उन्होंने पाखंडवाद, इसका उन्होंने घोर विरोध किया। तो महात्मा ज्योतिबा फुले का जो जीवन शुरू से लेकर हमेशा तक संघर्ष में रहा और वो अपने महाराज से एक बार वो जो है जनपद का चुनाव भी जो है जीते, उनको जो है मेंबर बनाया गया और 1890 में इनकी जो है देहांत हो गया। और इनका जो सत्शोधक जो समाज की जिन्होंने स्थापना की, जिससे काफी लोग प्रभावित हुए और लोग उनसे जुड़े, उस काम को माता सावित्रीबाई फुले ने अपने हाथ में लिया और उसको आगे बढ़ाया। साथियों, उनकी कई ऐसी किताबें हैं, रचित किताबें हैं जिनकी उन्होंने रचना की, जैसे गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, सतसार, तृतीय रतन और क्या कहते हैं चेतावनी। ये उनके जो है रचनाएं थी जिनके माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया। गुलामगिरी किताब जो है एक ऐसी किताब है जिससे जो है आज भी मनुवादी कांपते हैं। और जो है मैं ये जो बात जो मैंने उनके जीवन के बारे में कही है, ये बातें जो है
उस महाराष्ट्र की धरती में ऐसे कई महामानव पैदा हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, और उनमें जो है गाडगे बाबा भी हैं, साहूजी महाराज भी हैं, और उनमें जो है कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने समाज में दिशा देने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। मेरी आवाज आई क्या सर? जी जी आवाज आ गई मेरी सर? जी आ रही। हाँ आ रही है। तो अभी अभी हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र पटेल साहब जुड़ गए हैं, लेफ्ट हो गए थे। उनसे आग्रह है के रूप में आप अभी अभी जुड़े हैं, आपसे आग्रह है कि आज के वेबिनार में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें माननीय राजेंद्र पटेल साहब, वरिष्ठ समाज सेवी भोपाल। जी बात रखें, आप जुड़ गए हैं। जी बात रखें सर। माननीय पटेल साहब, मुख्य अतिथि जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपने आज का उद्बोधन रखें। माननीय पटेल साहब। माननीय राजेंद्र पटेल साहब से अनुरोध है कि अपना उद्बोधन रखें। माननीय पटेल साहब। पटेल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? माननीय मुख्य अतिथि जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगता है कोई टेक्निकल मिस्टेक की वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय आचार्य माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, जो हम सबके मार्गदर्शक हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो आएं और आज के इस वेबिनार में महामना ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रीय आचार्य महोदय जी। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर, बात रखें। सभी महापुरुषों को वंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज विशेष रूप से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर ज्योतिबा फुले को भी मैं वंदन करता हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय पदाधिकारीगण, प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय कमलेश बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष सम्माननीय मास्टर बादल बौद्ध जी, संचालक जी NS भारतीय जी, और चूंकि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं आज जिन्हें प्रबोधन करना था माननीय पटेल साहब, तो आप उनसे अलग से मोबाइल से संपर्क करके किसी तरह से उन्हें जुड़ने के लिए कहिए ताकि हम उनके विचारों का लाभ ले सकें। जी। आज जिनकी जयंती है उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने, जैसे बुद्ध की क्रांति थी, बहुत बड़ी क्रांति थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको गुरु का दर्जा दिया था। संत कबीर जी की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको गुरु का दर्जा दिया। इसी तरह से
ज्योतिबा फुले की जो क्रांति थी, बहुत बड़ी क्रांति थी। और ऐसे समय ये क्रांतियां हुई जिस समय उच्च वर्णियों का, ब्राह्मणवादियों का विरोध करना, उनकी खिलाफत करना बहुत कठिन था। आज तो काफी आसान है, लेकिन उस दौर में बड़ा कठिन था। और ऐसे समय ज्योतिबा ने एक बहुत बड़ी क्रांति, एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की आधारशिला रखी। और वो आधारशिला क्या थी कि सर्वप्रथम महिलाओं को शिक्षित किया जाए, ये एक आधारशिला थी। और उसके बाद में उन्होंने और कई तरह के आंदोलन भी चलाए। इन सारी प्रक्रिया में, इन सारे क्रियाकलाप में उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान रहा। दोनों की संघर्ष यात्रा से, दोनों के इस आंदोलन से समाज में बहुत बड़े बदलाव आए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे बुद्ध से कुछ हासिल किया, संत कबीर से हासिल किया, तो इसी तरह से ज्योतिबा फुले से भी उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। और इसीलिए ज्योतिबा फुले को, संत कबीर को, तथागत गौतम बुद्ध को उन्होंने गुरु का दर्जा दिया। मान्यवर साहब कांसीराम जी के कारण बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद जो भी हमारे संत गुरु मसीहा थे, वो तो इतिहास के पन्नों में दबे हुए थे। बाबा साहब जो सम्मान दे सकते थे, बाबा साहब ने अपने जीते जी सभी को सम्मान दिया। लेकिन उसके बाद हमारी सारी जो मूवमेंट थी, सारा जो आंदोलन था, वो एक वर्ग में जाकर सिमट गया था। लेकिन हमें ऐसे अवसर पर मान्यवर साहब कांसीराम साहब का भी उपकार मानना चाहिए कि उन्होंने पुनः हमारे सारे गुरुओं को, महापुरुषों को पुनर्जीवित किया, फिर से हमारे बीच में उनकी विचारधारा को साकार किया। लेकिन अभी जो चिंता का विषय है वो ये बात देखने में आ रही है कि जो हमारे महापुरुष हैं उनको भी हम लोग अलग अलग ढांचे में, अलग अलग वर्ग में समेटे हुए हैं, या उनकी हम भी किसी न किसी तरह से घेराबंदी किए हुए हैं। जो सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर को हम देते हैं, या जो सम्मान तथागत बुद्ध को हम देते हैं, वो सम्मान हमारे अपने परिवार में, हमारे अपने घरों में ज्योतिबा फुले को या सावित्रीबाई फुले को नहीं मिलता है। तो ये जो बातें होती हैं, ये जो हम स्थिति देखते हैं, इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जो महापुरुष किसी एक जाति विशेष का है, उस जाति विशेष तक सिमट कर रह जाता है। ब्राह्मणवादी विचारधारा में ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मणवादी विचारधारा में सारा हिंदू समाज उसे स्वीकार करता है, उनके अपने मसीहा को, उनके अपने महापुरुष को। लेकिन हमारे बीच के जो संस्कार हैं, उस संस्कार में हम ये अपेक्षा करने लग जाते हैं कि ज्योतिबा फुले यदि काछी वर्ग से थे या माड़ी वर्ग से थे, तो काछी ने इसे ज्यादा सम्मान देना चाहिए। राजर्षि शाहू यदि कुर्मी थे, तो कुर्मी ने उसे ज्यादा सम्मान देना चाहिए। जबकि कांसीराम साहब के हम अनुयायी हैं, कांसीराम साहब ने हमें जो शिक्षा दी है
वो शिक्षा ये दी है कि चाहे ज्योतिबा हो, चाहे राजर्षि शाहू हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे संत रविदास जी हो, जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, मसीहा हुए, महामानव हुए, इन्होंने पूरी मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया। उनकी नजर में कोई एक वर्ग नहीं था और इसीलिए हम बहुजन समाज की जिम्मेदारी बनती है कि किसी एक मसीहा को हम जितना सम्मान देते हैं उतना ही सम्मान सारे मसीहाओं को, महापुरुषों को भी देना बहुत जरूरी है। ये खुशी की बात है कि बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से प्रत्येक जिले में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाने वाली थी, लेकिन ये जो कोरोना का पीरियड आया हुआ है, कोविड-19 का प्रकोप आया हुआ है, इस महामारी की वजह से पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया आज परेशान है और उस वजह से जूम पर ही ये जयंती का कार्यक्रम लिया जा रहा है। तो चूंकि पटेल साहब इसमें मुख्य अतिथि हैं, बाद में कमलेश बौद्ध जी भी हैं, बादल सिंह बौद्ध साहब भी हैं, तो मैं आप सभी को पुनः राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पटेल साहब जो हमारे बीच में जुड़ तो गए हैं, उनसे संपर्क करके उन्हें किसी तरह से अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करें ताकि हम उनके विचारों का लाभ ले सकें। मुझे मौका दिया गया, मैं उसके लिए आप सभी का साधुवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर जी, आपने अच्छा मार्गदर्शन किया है। आवाज आ रही है सर मेरी? जी आ रही है। जी आ रही है। अब मैं पुनः आज के मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूँ, जैसा माननीय हमारे राष्ट्रीय आचार्य साहब ने अवगत कराया है, 2 बार जुड़ने का प्रयास किया है मुख्य अतिथि महोदय जी ने। पुनः एक बार अनुरोध करता हूँ कि आप पुनः जुड़ें और आज के वेबिनार में अपना मुख्य अतिथि के रूप में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय राजेंद्र पटेल साहब आज के मुख्य अतिथि। माइक को अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। पटेल साहब आपके माइक को अनम्यूट करिए, आप स्क्रीन को टच करिए और जो माइक है उसको दबाइए, खुल जाएगा। पटेल साहब अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करिए। माननीय मुख्य अतिथि जी, अब मुझे नहीं लग रहा है कि अब वो जुड़ पाएंगे। जुड़े हुए हैं, म्यूट नहीं कर रहे माइक। जुड़े हैं मगर वो सम्माननीय राजेंद्र पटेल साहब, आप तक हमारी बात पहुंच रही है, तो आप अपने स्क्रीन को हल्का सा टच करेंगे और सामने एक माइक बना हुआ है जो रेड हो रहा होगा, उसको हल्का सा टच कर देंगे तो वो वाइट हो जाएगा, जिससे आपकी वॉइस हम तक आने लगेगी सर। मैं देख पा रहा हूँ माननीय मुख्य अतिथि जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, वो माइक को टच नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी उनका माइक रेड हो रहा है। कोई दूसरा हैंडसेट हो घर में, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट कर लें। माननीय अध्यक्ष जी, अब ऐसा नहीं लग पा रहा कि माननीय मुख्य अतिथि जी अनम्यूट कर पाएंगे, इसलिए आपकी इजाजत हो तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। जी और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रांतीय संयोजक माननीय कमलेश बौद्ध जी, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आज के इस वेबिनार में अपना
अध्यक्ष जी उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय कमलेश बौद्ध जी। सभी संत गुरु महापुरुषों को पुनः नमन करते हुए, मेरी आवाज स्पष्ट आ? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, आचार्य जी, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र पटेल साहब, राजू भारती जी, मुकेश जी, NS भारती जी, जायसवाल जी, रवि जी, सभी प्रदेश के सम्मानित साथियों, सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय और पुनः महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सभी सम्मानित साथियों ने अपनी बातें रखी और सभी ने सारगर्भित बात रखी और उनके जीवन परिचय पर सभी ने प्रकाश डाला कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन संघर्ष कैसा था, क्या क्या समस्याएं उनके जीवन में रही, इसके बावजूद भी उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति को अंजाम कैसे दिया। जीवन संघर्ष को हम पढ़ते हैं, किसी महापुरुष के बारे में हम जानते हैं, बखूबी जानते हैं, और जब सभी साथी बातें करते हैं, उनके जीवन संघर्ष पर अपनी बात रखते हैं, विचार रखते हैं, तो भले ही वे पूरी बातें ना कह पाए, लेकिन जो साथी लगातार कई वर्षों से इस धर्म कारवा को बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वे महापुरुषों के जीवन संघर्ष से भली भांति परिचित हैं और जानते भी हैं कि किस तरह की कठिनाइयों से हमारे महापुरुषों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है, किस प्रकार से इस देश में शोषित पीड़ित समाज को मुक्ति दिलाई है। जो क्रम तथागत बुद्ध से मान्यवर कांसीराम साहब तक चला, उस क्रम को भी भली भांति हमारे साथी जानते हैं। पूरा आज जो बाबा साहब अम्बेडकर और साहू फुले मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, वे सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं, लेकिन उस संघर्ष की प्रेरणा, जैसा कि हमारे आचार्य जी अपने हर कैडर में बताते हैं कि जिस प्रकार से जिन लोगों से हमारा मुकाबला है, वो किस तरह से अपने डुप्लीकेट तैयार करते हैं और ऊपर से लेके नीचे तक, यानी राष्ट्र के प्रमुख पद से लेके तो ग्राम के निम्न पद तक एक सा एक रूपता रखकर एक अनुशासित संगठन का निर्माण करके इस देश में अपनी सत्ता कायम किए हुए। तो आज महामन ज्योतिबा फुले जयंती के मौके पर हमें भी इस बात की शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हमारे महापुरुषों का जीवन संघर्ष था और कितना अनुशासित रहे हुए और कितने अनुशासन से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। आज हमारे सुरक्षा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान, आज की इन परिस्थितियों में भी हमारा समाज, हमारे जो कार्यकर्ता होने की घटना हो जाए, खुल के भी अम्बेडकर जे नमो बुद्धाय कहने में डरते हैं। दोहरा चरित्र जब हमारे लोग मिलते हैं तो जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हैं, और जब हमारे लोग जहां नहीं होते हैं तो वहां पर हमारे साथियों की हिम्मत नहीं हो पाती कि वे अपनी पहचान एक अम्बेडकरवादी, एक बुद्धिस्ट अनुयायी, एक महापुरुषों के अनुयायी के रूप में अपनी पहचान बना सके। सबसे बड़ा कारण एक यह भी है कि आज हम समाज में अपने महापुरुषों को स्थापित नहीं कर पाए। तो सम्मानित साथियों, जिन परिस्थितियों में महात्मा ज्योतिबा फुले संघर्ष किए हैं, आज वर्तमान परिस्थितियां जहां हम आज अपने महापुरुष की जयंती सार्वजनिक रूप से मनाते, सार्वजनिक रूप से सब इकट्ठे होकर बड़े हर्षोल्लास से ज्योतिबा फुले जयंती मनाने की तैयारी पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार
की गई थी, लेकिन आज हमें मजबूरी में इस जूम मीटिंग के माध्यम से हमारे महापुरुष को याद करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा। आज वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जो हालात हैं, इन हालातों में शिक्षा का जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने बड़ी क्रांति की थी, आज उसको अगर आप देखेंगे तो आज शिक्षक चोरी-चोरी देश में पढ़ा रहे हैं। चोरी-चोरी लोग पढ़ा रहे हैं, चुपके पढ़ा रहे हैं, कोचिंग चुपके से चल रही है, प्रशासन की नज़र से छुपाकर। अब देश के हालात समझिए कि आज वही स्थिति हो गई है कि पढ़ाई का काम जो है, वो चोरी छुपे करना पड़ रहा है और सभाएँ खुलेआम हो रही हैं। तो देश किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, तो कहीं वही संघर्ष जो हमारे महापुरुषों ने किया था, उस संघर्ष से जो हमें आज़ादी मिली थी, कहीं वो खत्म होने तो नहीं जा रही। इसके बावजूद भी हम अपने फायदे, अपने स्वार्थ और अपने लाभ का आकलन करने के बाद ही महापुरुषों के आंदोलन की बात करते हैं। तो सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों की क्रांति बड़े सूझबूझ से हुई है, उस सूझबूझ से ही हमें भी अपना इस कारवां को आगे बढ़ाना है, काम को करना है, मिशन को आगे बढ़ाना है। मैं पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के चलते तो ये सब नहीं करवा पाया, लेकिन एक छोटा-सा प्रैक्टिकल हमने सीहोर जिले में किया, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जवाबदारी पूरे प्रदेश की है। पूरे प्रदेश में जो राष्ट्रीय गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन में ही काम करना होता है। जैसा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था, उसी के हिसाब से हमारी तैयारी चल रही थी। लेकिन सीहोर जिले में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सीहोर जिले का मसला है, लेकिन फिर भी मैं सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि सीहोर जिले में एक बहुजन उत्सव समिति है जो पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है। जिस प्रकार से सभी की अपनी मुस्लिमों की उर्स कमेटी होती है जो अपने त्योहारों को मनाती है, और हिंदुओं में हिंदू उत्सव समिति होती है, तो इसी प्रकार से सीहोर जिले में एक बहुजन उत्सव समिति बनी हुई है। और ये समिति महापुरुषों की जयंती और उनके जो भी सम्मान के मौके होते हैं, उनको मनाने का कार्य करती है। वर्तमान हालात देखते हुए समिति ने 10 से 15 दिन पहले ही जब देखा कि लगातार कोविड बढ़ रहा है और इस बार चल समारोह निकलना, सभाएं होना संभव नहीं है, पूरे देश हालात बिगड़ रहे हैं और जो नीयत सरकार की है, जो नीति सरकार की है, उससे ये स्पष्ट हो गया था कि हमें नहीं लग रहा था कि कार्यक्रम फिजिकली हो पाएंगे, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती कि ये एक बड़ी क्रांति का रूप ले। और जहां अम्बेडकरवादियों का मामला आता है तो वहां पर तो फिर आप देख रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में कुंभ चल रहा है, कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और मध्य प्रदेश के दमोह में भी चुनाव चल रहे हैं। लेकिन कोविड भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है, लेकिन अगर कोविड है तो उसी तरह से पूरे देश में एक जैसे बर्ताव कर सरकार को भी अपना एक भरोसा कायम करना चाहिए, लेकिन सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं। तो बहुजन उत्सव समिति ने सीहोर जिले में निर्णय लिया कि हम जो पैसा चल समारोह पे खर्च करते थे, जो हम टेंट लगाने पे खर्च करते थे, पैसा हम उतना ही इकट्ठा करेंगे और उसके बदले में हम बाबा साहब अम्बेडकर का छाया चित्र बनवाकर घर घर तक पहुंचाएंगे और समाज से कहेंगे कि अब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को आपको घर घर मनाना है और बड़े ही हर्षोल्लास से मनाना है। जब हम ये काम किया तो लगातार अभी सीहोर जिले में लगभग 5000 फोटो घर घर वितरित हो चुके हैं, यानी 5000 घर तक बाबा साहब के छाया चित्र पहुंच चुके हैं और युवा साथी लगातार लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं और इस लॉकडाउन में भी हम अपनी बात पहुंचाने में सफल हुए यहाँ पर सीहोर में। तो यही बात आज 3 दिन पहले महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर मैं सभी जिलाध्यक्ष साथी जो मीटिंग में जुड़े हैं, जो सभी पदाधिकारी साथी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप सभी साथी अपने यहाँ अपने जिलों में, अपने संभाग में ये दिशा निर्देश दें सभी को कि घर घर जयंती की तैयारी करें और सभी बाबा साहब के फोटो, माला, फूल, जो भी हमारी तैयारी होती है, जिस प्रकार से हमें एक हर्षोल्लास से घर घर में बाबा साहब की जयंती मनानी है, तो उसकी तैयारी पहले से करके रखें और बड़े पैमाने पर इस काम को घर घर करें और सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रचारित करें, क्योंकि हमारी उपस्थिति सोशल मीडिया पर फिजिकली भी दिखनी जरूरी है। फिजिकली दिखने के लिए जब हम गांव-गांव जाते हैं और सारी बातें अपने लोगों के बीच में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी उपस्थिति अवश्य दिखती है
एक ये बड़े पैमाने पर ये काम हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि छुप-छुप के काम तो लगातार चलते रहे हैं। दुश्मन की नज़र हमारे ऊपर पूरी है। जिस प्रकार से वे हमें देखते हैं तो वो सब जानते हैं हमारे बारे में। हम ये ना सोचें कि हम सार्वजनिक रूप से जय भीम नहीं बोल रहे हैं, नमो बुद्धाय नहीं बोल रहे हैं, तो उनको पता नहीं चलेगा। वे हमारे बारे में सब जानते हैं, बस हम ही ये सोचते हैं कि हमारे बारे में इनको पता नहीं होगा और हम छुपने का कार्य करते हैं, जबकि इससे हमारी ताकत कमज़ोर होती है। तो हमें अपने महापुरुषों का अभिवादन करने में, महापुरुषों को सम्मान देने में, महापुरुषों का आदर सम्मान बढ़ाने में हमें खुलकर अपनी एक पहचान कायम करने की आवश्यकता है और उस पहचान से हमें अपना जीवन जीना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां, हमारे युवा साथी, हमारे बच्चे इस प्रेरणा से आगे इसी दिशा में बढ़ें और एक नई संस्कृति और एक तथागत बुद्ध का भारत, बाबा साहब के सपनों का भारत, महात्मा ज्योतिबा फुले के सपनों का भारत का निर्माण कर सकें। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी के संघर्ष से सब परिचित हैं। मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई थी, उस पर आज बड़ी तेज़ी से कुठाराघात हो रहा है। जो दलितों तक पहुँची थी, शोषित पीड़ित समाज तक पहुँची थी, आज उस शिक्षा को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस बात पर चिंतन मंथन करके इस दिशा में भी आगे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तभी हमारा महापुरुषों की जयंती मनाना सार्थक होगा और तभी सच्ची हमारी आदर सम्मान महापुरुषों के प्रति होगा। मैं यही बात कहते हुए सभी को पुनः जयंती की शुभकामना देता हूं और संचालक महोदय से मैं विशेष एक अनुमति देता हूं कि अगर पटेल साहब अगर अभी भी जुड़ गए हों तो पटेल साहब को पुनः बोलने का मौका दिया जाए। ऐसा कोई नहीं कि अध्यक्ष उद्बोधन के बाद नहीं, अगर अभी भी जुड़ गए हो तो उनको बोलने का मौका दिया जाए। पटेल साहब से संपर्क हुआ हो तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपके निर्देशों का हम पालन करने वाले हैं। मैं पुनः आज के मुख्य अतिथि महोदय, मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप अपने माइक को अनम्यूट करना है। जो माइक का चिन्ह बना रहता है, जो मोनो बना रहता है, आपको उस पर उंगली भर रखना है, तो आप अनम्यूट हो जाएंगे और आपकी वॉइस वेबिनार में आ जाएगी। तो मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आज के इस वेबिनार में अपना मुख्य अतिथि का उद्बोधन प्रस्तुत करें माननीय राजेंद्र पटेल साहब, वरिष्ठ समाज सेवी। हेलो जी, आवाज आ रही है? आवाज आ गई सर आपकी। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल रखिए जी सर, बोल रहे हैं। आवाज आ रही है सर, आप बात रखें। हाँ चलिए, कोई ऐसी तकनीकी खराबी की वजह से आवाज लिंक नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब खुशी की बात है कि आवाज आ रही है बराबर जी। और जी, तो आज बड़ा सौभाग्य का दिन है हमारा कि हम एक एक नहीं दो महापुरुषों के लिए हम इस त्योहार को मना रहे हैं। आज बाबा साहब भी और हमारे ज्योतिबा फुले दोनों की जयंती हम मना रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और साथ में मेरे जितने भी साथी गण आज यहाँ जुड़े हुए हैं, भारती जी, राजू भारती जी, बादल जी, और जिनको मैं जानता हूँ और जिनको नहीं भी जानता हूँ, उन सभी लोगों को मेरा कोटि-कोटि नमन है। और साथियों, हमें कमलेश जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। और बड़ी अभिलाषा थी कि अपन हो बिल्कुल बाय फेस इस प्रोग्राम को करेंगे, लेकिन कुछ राष्ट्रीय आपदाएं हैं, कुछ सरकारी लामबंद लगे हुए हैं हमारे ऊपर। इस वजह से हमें ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं ऑनलाइन या इस तरह से करना पड़ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, किसी भी तरह से सही, हमारा उद्देश्य तो यही है कि हमारे लोगों में हमारे महापुरुषों का मैसेज पहुंचना चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से पहुंचे। तो साथियों, मैं जानना चाहूंगा कि मेरी आवाज तो बराबर आ रही है ना? जी सर, बेहतरीन आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मेरी आवाज जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ज्योतिबा फुले का जो जन्म है वो 11 अप्रैल 1827 को हुआ और उनका जो महापरिनिर्वाण है वो 28 नवंबर 1890 को हुआ। 63 वर्ष की आयु में उन्होंने जो कार्य किए वो मुझे ऐसा लगता है कि और कई लोगों को करने के लिए जाने कितने जन्म लेना पड़ते। बहुत कड़ा संघर्ष उन्होंने किया। पैदा जब हुए तो 9 माह की अवस्था में उनकी माँ का साया उनके ऊपर से चला गया
उनकी माताजी जो है चिमड़ा माई थी, जो 9 महीने की अवस्था में गुजर गई, और उनके पिता गोविंद राव जी जो है वो उनको लेकर के और आवाज चली गई सर आपकी। कॉल आ गया शायद, लगता है। फूलों के व्यवसाय के लिए यहाँ पुणे महाराज 19वीं सदी जो चल रही थी, और जिस समय अंग्रेजों का राज्य था, और पूरी तरह से पेशवाओं का जो बोलबाला था, पेशवाओं ने बड़े लंबे समय तक महाराज किया। वो एक ऐसा समय था जब महिलाओं को, शूद्रों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, जब हमारे शूद्र भाइयों के गले में जो है काली हांडी और कमर में झाड़ू बंधी थी, और हमारी महिलाओं की तो स्थिति इससे भी ज्यादा बदतर थी। हम उस अवस्था, उस काल को जरा अपने दिमाग में रख करके, और एक ऐसी अवस्थाएं जब हर तरह का प्रतिबंध स्त्रियों पे लगा था, शूद्रों पर लगा था, पढ़ाई कर नहीं सकते थे, बिजनेस कर नहीं सकते थे, सारे परंपरागत धंधे थे, और ब्राह्मणों ने किसी भी प्रकार की शिक्षा दीक्षा पर, पढ़ने पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। साथियों, सोचिए, ऐसे समय पर आज तो हमारे साथ एक बहुत बड़ी फौज जुड़ी हुई है। आज तो बाबा साहब ने पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया है, संविधान हमारे साथ है, आज हमारे साथ इतनी बड़ी रुकावट नहीं है। लेकिन विचार करिए, एक ऐसा भी युग था जब एक अकेला महात्मा ज्योतिबा फुले और पूरा समाज उनके विरोध में खड़ा हुआ था, और न केवल उनके विरोध में खड़ा हुआ था, उन्होंने पढ़ाई लिखाई का ऐसा बीड़ा उठाया, क्योंकि जो अपमान के घूंट उन्होंने सहे, तो उत्तेजना मन में नहीं लाए, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचा, क्यों हमारे परिवारों का, क्यों हमारे समाजों का ये अपमान हो रहा है। और उस अपमान की जब गहराई में वो गड़े, तो उन्होंने पाया कि इस सब की जो वजह है वो अशिक्षा है, और उन्होंने शिक्षा के लिए कदम उठाया। उनके शिक्षा के लिए उठाए गए कदमों का भी बहुत भारी विरोध हुआ। ब्राह्मणों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उनके लिए रोड़ा ना बना हो। ब्राह्मणों ने उन्हें शिक्षा से वंचित करने का कदम उठाया, घर से बाहर निकलवाने का कदम उठाया। न केवल उनको घर से बाहर निकाला, बल्कि उनको और उनकी पत्नी सहित को पिता से कह करके उनको बाहर निकलवाया गया। इतना कड़ा प्रतिबंध उनके ऊपर लगाया। मगर धन्य है, हम सबको एक बात का जरूर विचार करना चाहिए कि उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपना पिता छोड़ा, लेकिन धन्य है वो दोनों दंपत्ति, उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने समाज के प्रति जो शिक्षा का बीड़ा उठाया था उसे नहीं छोड़ा। अगर कोई साधारण मनुष्य होता तो ऐसी अवस्था में अपने उद्देश्य को ही भूल जाता। लेकिन धन्य है के बाद भी 1852 के बीच 18 स्कूलों की स्थापना की। ये बहुत सर आवाज बंद हो गई है आपकी। ऐसा लग रहा है उनके फोन पर कोई फोन आ रहा है जो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, इस वजह से थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो रही।
अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए साहब, माननीय पटेल साहब। जी सर, बात रखें अपनी। जी सर, बात रखें, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही। पटेल साहब आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हाँ अब आई, बोलिए। हाँ हाँ, बोलो सर, आगे। नहीं आ रही आवाज अब। सीधे बैठ जाए सर आप स्टेट में, ऐसे तो अब आवाज हो सकते हैं ऐसी आवाज ना आ रही हो। शायद हेडफोन लगा हो तो हेडफोन निकाल लें, नेटवर्क उससे भी प्रॉब्लम है। डिस्टर्ब होता। रखें सर, बात रखें आप अपनी। माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। माननीय पटेल साहब, आपका माइक अनम्यूट करके बात रखें। हेलो। हाँ हाँ सर बोलो, आवाज आ रही है। हेलो, हाँ अब आवाज क्लियर आ रही है? जी 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 जी। चलिए, तो साथियों, ये एक व्यवधान की वजह से मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सका। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम सावित्रीबाई फुले की चर्चा ना करें तो महात्मा फुले की बात अधूरी रहेगी। महात्मा फुले ने न केवल खुद शिक्षा हासिल की, बल्कि अपनी पत्नी को शिक्षित किया और दोनों ने मिलकर के समाज में शिक्षा देने का कार्य किया। ये एक बहुत बड़ा कार्य था और ऐसे समय में जब जब पूरा समाज शूद्रों के खिलाफ था, महिलाओं के खिलाफ था, उन्होंने जो है केवल चली गई आपकी आवाज। शायद नेटवर्क ज्यादा वीक है। माइक तो अनम्यूट है। नेटवर्क वीक है, नेटवर्क। जी। शिक्षा का काम नहीं किया। ज्योतिबा फुले ने हेलो। जी सर, बात रखें। हाँ जी बात रखें सर, आवाज आ रही। जी जी, पहले पहले मेरी बात बराबर आ रही है? बार बार जी रिकनेक्ट जी करना जी पड़ रहा है। चलिए, तो जी जी। कुछ इस तरह सा माहौल उस समय रहा कि छोटेपन में विवाह हो जाया करते थे और इसमें जो बच्चियां हैं वो जल्दी ही विधवा हो जाया करती थी और न केवल विधवा हो जाती थी, उनके परिवारों में जो दुष्कर्म होते थे उसकी वजह से उन बच्चियों को बहुत बहुत ज्यादा विपत्तियों का सामना करना पड़ता था। ऐसी ही अवस्था में एक महिला का भी एक इसमें वो आया हुआ है कि काशीबाई नाम की जो ब्राह्मण महिला थी, अपने ससुर और फिर आवाज गोल हो गई सर आपकी।
अपने जो उसके लिए काम साथियों, ये बार बार रिकनेक्ट हो रहा है। मेरी आवाज बराबर पहुंच रही है? जी 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 सर रिकनेक्ट नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा होगा शायद, नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है आप। जी जी चलिए, तो साथियों, जो मैं अपनी बात कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। बार बार डिस्कनेक्ट होने के बावजूद भी आखिर हमें आपके बात सुनने को मिली, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और जैसा मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है कि अब माननीय RS रवि साहब जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनसे आभार व्यक्त कराना है। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि हमारे बीच में आज की वेबिनार में हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी भी जुड़े हैं, तो उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि वो भी अपनी बात रखें। माननीय राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय मास्टर बादल बोस साहब। जी बहुत बहुत साधुवाद साहब। माननीय NS भारती जी, सभी महामानवों को नमन करते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय आचार्य जी, आज के मुख्य अतिथि जी और समस्त हमारे सम्मानीय साथियों को त्रिवार जय भीम, नमो बुद्धाय। विशेष रूप से आज 2 जयंती का समन्वय और उनके मुख्य मकसद और उद्देश्य क्या थे, ये हमें रखना थी। जो आचार्य जी ने हमको बहुत अच्छे से रखे, जायसवाल साहब ने बहुत अच्छे से रखे, कुशवाहा जी ने भी रखे और हमारे मुख्य अतिथि जी महोदय ने भी रखे, अध्यक्ष जी ने भी रखे। माननीय फुले साहब के जो विचार और कार्य थे, उनमें एक और विशेष बात ये थी जिसको मैं रखना चाह रहा हूं जी। उच्च वर्गीय जो हम सुपरमेसी ऑफ कास्ट जिसको कहते हैं, उससे हम जो असमानता का बर्ताव महसूस करते हैं, उसके बराबरी पर तो हम आना चाहते हैं। लेकिन हमारे घर में जो एक वर्ग है, महिला वर्ग, जब उससे समानता की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम भी असमानता के शिकारी हो जाते हैं, ऐसा महसूस किया जाता है। तो इसी के तारतम्य में एक फुले साहब के जीवन की एक घटना सुनाना चाहता हूं, समानता वाली। जैसे कि अभी पटेल साहब ने बोला कि कम उम्र में शादी हो जाया करती थी, तो कम उम्र में ही महात्मा फुले साहब की शादी हो चुकी थी, सावित्रीबाई फुले से। तो लंबे समय तक कोई संतान न होने के कारण उनके परिवार में है चिंता हुई कि इनको कोई संतान क्यों नहीं हो रही है। तो दूसरी शादी करने का दबाव ज्योतिबा फुले साहब पर बनाया गया। तो ज्योतिबा फुले साहब ने ये कहा कि दूसरी शादी कराने से पहले हम सावित्रीबाई फुले की चिकित्सीय जांच करा लें, अगर कोई कमी होती है तो हम दूसरी शादी कर लेंगे। तो इस प्रकार से उनके परिवार इस बात पर सहमत हुए। तो उन्होंने फिर कहा, ज्योतिबा फुले साहब ने, कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। सावित्रीबाई फुले की चिकित्सीय जांच के उपरांत अगर है संतान पैदा न करने में अक्षम हुई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, और दूसरी पत्नी को भी हम दोनों के साथ तीसरे सदस्य के रूप में इसी घर में मेरे साथ रखूंगा। ये मेरी पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि सावित्रीबाई फुले की जांच के बाद मेरी भी चिकित्सीय जांच होगी। अगर मैं चिकित्सीय जांच में संतान पैदा करने में अक्षम साबित हुआ तो फिर सावित्रीबाई की दूसरी शादी कराई जाएगी, रीमैरी।
और जो उसका दूसरा पति होगा वह भी हम दोनों के साथ रहेगा। मैं इस बात पर सहमत हूँ। अगर आप दूसरी शादी कराना चाहते हैं तो परिवार वालों ने कहा कि ये हमको सहमत नहीं है कि एक पत्नी के दो पति हों। तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति यही दृष्टिकोण आपका बना रहने के कारण हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दे पाए हैं। 28 नवंबर 1990 में जब ज्योतिबा फुले साहब का देहांत हो जाता है तो 14 अप्रैल 1891 में 6 माह और 15-16 दिन के बाद फिर बाबा साहब का दूसरे मसीहा के रूप में हम सबको एक उपकार प्रकृति के द्वारा मिलता है। और वह उपकार जो ज्योतिबा फुले साहब करना चाहते थे, सावित्रीबाई फुले करना चाहती थी और सभी संत महागुरु पुरुष करना चाहते थे, वो का वही काम विधिवत रूप से बाबा साहब ने किया। और ये समानता की जो बात है, महिला समानता की, ये ही मुख्य उद्देश्य सबसे पहले सरकार बनते ही बाबा साहब के द्वारा किया गया था, जिसे हम हिंदू कोड बिल के नाम से जानते हैं। हिंदू कोड बिल लागू न होने के कारण ये महिलाओं के लिए था। ये न होने के कारण बहुत दुखी हुए थे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से, और उन्होंने अपना मंत्री पद भी त्याग दिया था। ये और भी कई कारण थे, लेकिन बाद में ये सभी हिंदू कोड बिल के नियम एक एक करके पारित किए गए। आज जिसे हम हिंदू अधिनियम 1948 के 68 के नाम से जानते हैं, इसके तहत कोर्ट में जो वाद परिवाद संबंध विच्छेद धारा 13 या धारा 125 के मामले आते हैं, वो सभी इसी हिंदू कोड बिल के तहत आते हैं। तो ये समानता की बात है। अगर हमको वास्तव में दोनों महापुरुषों की बात करना है तो हमें घर में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियों को, हम भाई हैं तो हमारी बहन भी हमारे जैसे हिस्सेदार हैं। अगर हमारे लड़का लड़की हैं तो भाई भी बराबर की समानता की दृष्टि से, अगर वास्तव में हम आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं कि हम बौद्ध समाज हैं, तो हमें कहीं ना कहीं घर से ही ये समानता दिखानी होगी। जब समानता जैसी बात आती है, आचार्य जी कई बार कहते हैं, तो फिर हम वही आचार्य जी बताते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा रहा तो उसको सुखी सम्मान मिले, दहेज दे देते हैं और एक गाना गाकर उसको विदा कर देते हैं। लेकिन जो उसका हिस्सा है, भाई हिस्सा देने से हम आनाकानी करते हैं और बड़े धूमधाम से दहेज देकर उसको विदा कर देते हैं और दान कर देते हैं किसी को। तो ये सभी बातें जो असमानता के सूचक हैं, इन असमानता के सूचकों को खत्म करते हुए हमें एक आइडेंटिटी बनाना है अम्बेडकरवादी होने की, बौद्ध समाजी होने की। अगर हम एक असमानता घर से खत्म करेंगे तो फिर बाहर भी दिखेगी कि हम असमानता नहीं रखते हैं, हम मानव को एक समान मानते हैं। यही बात कहकर मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का विशेष कार्यक्रम हमने हमारे जो ओबीसी के भाई थे उनको लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई हमसे चटक गए, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। इस संबंध में मेरी कई साथियों से चर्चा भी हुई थी, आचार्य जी से भी मुझे निर्देश मिले थे और सबसे यही निर्देश मिले थे कि हमको जो बहुजन समाज का मॉडल है, जो हमें कांशीराम साहब ने बताया था, वह मॉडल को हमको प्रस्तुत करना है। और साथियों को हम इस कारण से समय नहीं दे पाए। 14 अप्रैल को फिर से हमारा विशेष वेबिनार रहेगा, क्योंकि गुना जिले में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन हो गया है और कई अन्य जिलों में भी मध्य प्रदेश में हुआ होगा। तो हम 14 अप्रैल का कार्यक्रम भी खुले में नहीं कर पाएंगे। और सभी साथियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक साथियों को 14 अप्रैल के वेबिनार में जोड़ें, और जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा संख्या बिठाएंगे। और 20 अप्रैल को विशेष हमारा सम्राट अशोक जयंती का कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि सम्राट अशोक की जो राजधानी है विदिशा, वो मध्य प्रदेश में है। अगर मध्य प्रदेश के साथी उनको हाईलाइटेड नहीं करेंगे, उनके मानव कल्याणकारी राज्य को, तो अन्य साथियों से हम उम्मीद नहीं रख सकते। तो उस दिन अभी हम 200 साथियों को टारगेट लेकर चल रहे हैं और लगभग 15 साथियों को उसमें बोलने का हम मौका देंगे, SC ST OBC और कुछ महिलाओं के लिए एक ऐसी फाइनल लिस्ट बनाएंगे। कुछ महिलाएं भी हों, कुछ SC भी हों, कुछ ST भी हों, कुछ OBC हों, कुछ माइनॉरिटी भी हों। तो ऐसे 15 साथियों की हम लिस्टेड करेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर जी, आपने अपने विचार रखे।
और चूंकि आज का जो वेबिनार का शेड्यूल था वो पूर्ण हुआ है और कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा से पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जो सतना से हैं, माननीय RS रवि जी, वो आए और आज के इस कार्यक्रम वेबिनार में आभार व्यक्त करें। माननीय RS रवि जी। RS रवि जी जुड़े हैं क्या? हाँ, जुड़िए। सर से मेरा आग्रह है कि आज के इस वेबिनार का आभार। माइक अनम्यूट हो गया है उनका। हाँ संचालक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बात रखिए। हेलो जी, आ रही है जी। आज करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध एवं हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन करने वाले 150 महान पुरुष की लंबी कड़ी है। उन सभी महामानवों को आज के पावन अवसर पर हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के वेबिनार में शामिल और मुख्य रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानित बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय आचार्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ऑल इंडिया मानवर किशोर बौद्ध साहब, हमारे प्रदेश के प्रभावशाली अध्यक्ष माननीय कमलेश बौद्ध साहब, संगीत सम्राट राजू भारती जी, और आज के कार्यक्रम का सफल संचालन क्षमा करें, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र पटेल साहब, भोपाल समाज सेवी वरिष्ठ, और आज के कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे सम्मानित NS भारती साहब, तथा पूरे देश के मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के आज के वेबिनार में शामिल सभी उपासक एवं उपासिकाओं, आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए, तथा आप लोगों ने आज जो अमूल्य समय निकाला है आज के वेबिनार के लिए। हालांकि आज का वेबिनार 2 बजे दिन से रखा गया था, तो बहुत से हमारे वेबिनार में शामिल होने वाले साथियों को, कुछ लोगों को समय में कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते वो कंफ्यूज हो गए हैं। इस वजह से कई साथी नहीं जुड़ पाए हैं। फिर भी चूंकि मध्य प्रदेश का वेबिनार था, तो भी जो भी संख्या आ गई है उतने से ही हम आपको संतोष करना पड़ रहा है। और हम आपको आज मुख्य अतिथि के साथ साथ राष्ट्रीय आचार्य जी के विचार सुनने को मिले, और भी हमारे मध्य प्रदेश के बहुत प्रभावशाली व्यक्तियों में से मुख्य रूप से KP जायसवाल साहब, हमारे सतना जिले के प्रभावशाली अध्यक्ष एडवोकेट नंद कुमार कुशवाहा साहब, ऐसे और ग्वालियर से हमारे संभागीय संयोजक माननीय BL कदम साहब जी के विचार सुनने को मिले। निश्चित ही हम सबको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि समय हो गया है। इस वजह से हमें 1-2 लाइन की कविता से कि आप मिले यहाँ, आज आप सब मिले यहाँ, एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से मन की कली खिल गई, आपके मुखारबिंदों की वाणी सुनी हम यहाँ, स्वागतम 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 स्वागतम। आप सभी को एक बार पुनः है बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आज का कार्यक्रम लगभग पूरा हो गया है। इसलिए मैं संचालक जी से कहना चाहूंगा कि आप समय को ध्यान में रखते हुए सभ्य सत्ता कराने की कृपा करें। माननीय संचालक महोदय। ओके, हेलो। बहुत बहुत साधुवाद माननीय RS रवि साहब। चूंकि सभी साथी अपना माइक पुनः खोल लें और अब समापन गाथा के साथ कार्यक्रम का समापन। अपना माइक अनम्यूट कर लें और समापन गाथा के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठ करके कार्यक्रम का समापन करेंगे। सभी एक साथ समापन गाथा पढ़ेंगे।
सब्बे सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चक्रमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात् सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चक्रमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात् सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चक्रमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात् साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध। ये वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। सभी साथियों को जय भीम, नमो जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम जय भीम जय भीम।